हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर। इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं फ्लावर का। इस डायग्राम में हमें देखने को मिलता है एक स्टेमन, जिसके दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे कार्पल है, जिसका तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और इसके अलावा हम यहाँ पे पेटल देख सकते हैं, सेपल देख सकते हैं, एक रिसेप्टिकल देख सकते हैं और बहुत सारे ओव्यूल्स देख सकते हैं। तो हर स्ट्रक्चर के बारे में आगे हम डिटेल में बात करते हैं। आगे देखते हैं, हमारे पास फ्लावर के अंदर चार तरह के रोल्स होते हैं, दो एसेंशियल और दो नॉन एसेंशियल। एसेंशियल में आपके आते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम, और नॉन एसेंशियल में आपके आते हैं कैलिक्स और कोरोला। एंड्रोशियम में ही अगर हम आगे देखें तो एंड्रोशियम जो है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव रोल है, और मेल रिप्रोडक्टिव रोल का जो एक इंडिविजुअल यूनिट है इसका नाम होता है स्टेमन। ठीक है, स्टेमन का अगर डायग्राम देखें तो यहाँ पे स्टेमन के दो पार्ट हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट। जो आपका फिलामेंट है, इसका वो वाला पार्ट जो थैलेमस से जुड़ा होता है इसको हम प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं, और इसका वो वाला एंड जो आपका एंथर से जुड़ा होता है इसको हम डिस्टल एंड बोलते हैं। अब अगर एक एंथर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको दो लोब देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हर लोब में आपको चैम्बर देखने को मिलेंगे जिन्हें हम थीका बोलेंगे, और हर थीका के अंदर आपको स्पोरेंजियम देखने को मिलेगा। तो अगर हम एंथर को ही ठीक से और डिस्कस करें तो एक टिपिकल एंथर आपको बाइलोब्ड मिलेगा, आपको डाइथीकस मिलेगा और टेट्रागोनल मिलेगा। और ये सारी बात विद रिस्पेक्ट टू एंथर हैं, बाइलोब्ड, डाइथीकस और इसके अलावा बाइलोब्ड, स्पोरेंजिएट और टेट्रागोनल। लेकिन जो डाइथीकस वाली बात है, यानी कि हर लोब में दो थीका, ये विद रिस्पेक्ट टू लोब वन लोब कही गई है। ठीक है, अगर पूरे एंथर के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो दो लोब हैं, चार टेट्रास्पोरेंजिएट और टेट्रागोनल। ठीक है, लेकिन अगर लोब के रेस्पेक्ट में बोली गई है डाइथीकस वाली बात, तो टेट्राथीकस वाली बात अगर कोई बोलता है टेट्राथीकस है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस थीका वाले वर्ड को विद रिस्पेक्ट टू लोब हमें बोलना होता है। अब हम बात करते हैं एंड्रोशियम में इसके एंथर के डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियल फेज में भी हमारे पास एक एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस शुरू से होती है और इसके पास अंदर होते हैं आर्कोस्पोरियल सेल, और ये आर्कोस्पोरियल सेल जो है ये डिवाइड करके बनाते हैं एक आउटर सेल जिसका नाम है पैराइटल सेल, और एक बनाते हैं स्पोरोजेनस सेल। स्पोरोजेनस सेल जो है वो आपका डिवाइड करके स्पोरोजेनस टिश्यू बनाता है, और इस टिश्यू का हर मेंबर जो है वो एक पॉलन मदर सेल होता है। और जो पैराइटल सेल है वो डिवाइड करके आपकी लेयर्स बनाता है। पहली लेयर आपकी एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपिटम, और एपिडर्मिस तो पहले से प्रेजेंट थी ही। तो यहाँ पे हम एक एंथर डेवलपमेंट का डायग्राम देखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि एपिडर्मिस एक एक लेयर के फंक्शंस के बारे में देखते हैं। तो एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। अगर एंडोथीशियम के बारे में बात करें तो स्पेशलाइज्ड है फॉर एंथर डेसेंस, यानी कि एंथर के ब्रेक डाउन के लिए। और यहाँ पे ना अल्फा सेलुलोजिक थिकनिंग्स होती हैं जो अराइजिंग फ्रॉम द इनर टेंडेंशियल वाइल, और ये हाइग्रोस्कोपिंग होती है, यानी कि वाटर एब्जॉर्ब करने वाली होती हैं। एंथर के पास चार लेयर है, 4 बॉल लेयर हैं। पहली एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपिटम। तो ये जो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर है ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं, और टेपिटम जो है वो नरिशमेंट का काम करती है। तो हम यहाँ पे डेवलपमेंट, यहाँ पे अगला डायग्राम हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जब देखोगे एंडोथीशियम में तो इनर टेंजेंशियल वॉल्स में यहाँ पे आपको अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग्स देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे होता क्या है कि ये वाटर एब्जॉर्ब करके रखती हैं, और जब इनको डेसेंस करना होता है तो ये वाटर लूज कर देती हैं। वाटर लूज करने से एक स्ट्रेचिंग आती है, और इस स्ट्रेचिंग से यहाँ पे डेसेंस पे यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है। अब अगर हम मिडिल लेयर के बारे में बात करें तो मिडिल लेयर जो है ये शॉर्ट लिव्ड होती है, 1 से 3 लेयर की होती है, और अलोंग विद एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस ये भी आपका डेसेंस में हेल्प करती है। इसका कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक काम नहीं है, ये जो है आपकी हेल्प करती है एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के साथ कि वो डेसेंस करें। ठीक है, अब हम टेपिटम के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। इसके अलावा ये सिंथेसाइज करेगी स्पोरोपोलिनिन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, और ये एग्जाइन का भी फॉर्मेशन करेगी। इसके अलावा यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज देखने को मिलेगी, और यहाँ पे ताकि हमारा जो मैक्सिमम कंपाउंड का जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो हम यहाँ पे डायग्राम देखते हैं, सबसे बाहर है आपकी एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपिटम, और उसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल जिन्हें हम पोलन मदर सेल भी बोल रहे हैं, और वाइट कलर से यहाँ पे दिखाया हुआ है स्टोमियन पॉइंट ऑफ ब्रेक डाउन। ठीक है,
अब हम बात करते हैं एंथर के डेवलपमेंट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि मियोसाइट जिन्हें हम बोलेंगे वो आपके 2n नंबर के हैं और वो मियोसिस करके n नंबर के माइक्रोस्पोर बनाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में क्या होगा कि अब ये गैमीट जो है, जो आपके स्पोर हैं वो अब गैमीट बनाएंगे। तो वो अब हम प्लांट किंगडम में ये बात पढ़ चुके हैं कि आपकी जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये स्पोरोफाइट होते हैं, ये 2n नंबर में होते हैं। स्पोरोफाइट स्पोर बनाने आए हैं और जो पोलन ग्रेन है उसमें क्या हुआ, हमने स्पोर बनाया, ठीक है। तो आपका पोलन ग्रेन जो है वो आपकी गैमीटोफिटिक स्टेज है, तो पोलन ग्रेन आपका गैमीटोफाइट है और गैमीटोफाइट गैमीट बनाने आया है। तो शुरू में इसने अपना काम कर दिया स्पोर बना के, माइक्रोस्पोर मदर सेल ने 2n से n नंबर का स्पोर बनाया पोलन ग्रेन के अंदर। लेकिन अब पोलन ग्रेन क्योंकि गैमीटोफाइट है उसके पास स्पोर है तो वो गैमीट बनाने आया है, तो वो अब उस स्पोर से गैमीट बनाएगा। तो वहाँ पे माइक्रो गैमीटोजेनेसिस होगी और मेल गैमीट बनेगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम जनरेटिव सेल बाय द माइटोसिस। तो यहाँ पे आपके दो तरह के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, एक जनरेटिव और वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव सेल्स जो है वो आपका बहुत सारा न्यूट्रिशन रखेगा और जनरेटिव सेल जो है वो आपका मेल गैमीट बनाएगा। तो हम अगले पेज पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n नंबर के हैं, इन्होंने म्यूसिस किया, रिडक्शनल डिवीजन किया और 4 आपके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनाए, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट की, पोलन ग्रेन की एक्सटर्नल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे अंदर की जो लेयर देखने को मिलती है टेपिटम। तो वो टेपिटम ही जो है आपका स्पोरोपोलिटन बनाएगी और एक्साइन का निर्माण करेगी। लेकिन जो आपकी अंदर वाली लेयर है एंटाइन, वो आपका माइक्रोस्पोर बनाएगा, क्योंकि आपके एंजियोस्पर्म ने जो कि स्पोरोफाइट है उसने स्पोर बनाया और फिर अब वो स्पोर जो क्या कर रहा है वो एक लेयर बना रहा है अंदर की तरफ, जिसे एंटाइन बोलेंगे। अंदर जो टेपिटम वाली लेयर थी एंथर के, वो आपकी एक्साइन बनाएगी और बीच बीच में जो आपके जो गैप्स रह जाएंगे उन्हें हम जर्म पोर बोलेंगे। ये वो साइट होगी जहाँ से स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा, क्योंकि यही इसी साइट से जो है पोलन ट्यूब इमर्ज होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पोरोडर्म यानी कि पोलन वाल के बारे में, एक्साइन और एंटाइन के बारे में। तो एक्साइन के बारे में अगर हम बात करें तो स्पोरोपोलिन से बनी होती है, टेपिटम बनाता है यानी कि टेपिटम 2n होता है, स्पोरोफिटिक ऑरिजिन होगा और ये ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस में शोज़ में बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अलावा एंटाइन के बारे में बात करें तो ये आपकी पैक्टोसेल्डोस की बनी होती है और माइक्रोस्पोर इन्हें बनाता है, यानी कि एन होता है उसका, हैप्लॉइड होता है वो, और यहाँ पे गैमीटोफिटिक ऑरिजिन होगी इसकी और फॉर्म आउटर लेयर ऑफ द पोलन ट्यूब। तो जो एंटाइन है वही आपकी पोलन ट्यूब की आउटर लेयर बनाती है। अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, इंटरनल डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पे होगा क्या कि आपका स्पोर होगा, फिर यहाँ पे वैक्यूल का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, ठीक है। फिर वैक्यूल के फॉर्मेशन में क्या होगा, धीरे धीरे सारे वैक्यूल जो हैं वो कंबाइन फ्यूज़ हो जाएंगे और यहाँ पे पेरीफेरल न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा जो कि एसिमेट्रिकल होगा, स्पिंडल शेप का होगा। फिर यहाँ पे इसमें माइटोसिस होगी न्यूक्लियस में माइक्रोस्पोर के अंदर। फिर यहाँ पे 2 सेल आपको देखने को मिलेंगे, एक जनरेटिव सेल और एक आपका वेजिटेटिव सेल। तो लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होगा वेजिटेटिव सेल का और दोनों ही आपके हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस हुई है। स्पोर भी हैप्लॉइड होते हैं, गैमीट भी हैप्लॉइड ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखने को आपको अगले पेज पे आते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है 2 सेल्ड पोलन ग्रेन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे एक्साइन देख सकते हो आप, एंटाइन देख सकते हो, आपको जर्म पोर देख सकते हो। यहाँ पे जर्म जनरेटिव सेल के बारे में लिखा है कि फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, स्पिंडल शेप का होता है और मेल गैमीट बनाता है। और आपका जो वेजिटेटिव सेल है वो लार्ज है और फूड रिजर्व करता है और इसके अलावा इसका जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर न्यूक्लियस है। अगर 60% एंजियोस्पर्म में बात करें तो यहाँ पे जो एंथर डेसेंस होता है, ब्रेक डाउन एंथर डेसेंस के टाइम पे पोलन ग्रेन वाला जो पोलन ग्रेन विल रिलीज, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन रिलीज होता है। लेकिन 40% जो होता है उसमें 3 सेल्ड पोलन ग्रेन रिलीज होता है। जो 60% है उसमें 2 सेल्ड वाला होता है और जो 60% में आपका 2 सेल्ड पोलन ग्रेन रिलीज होता है, जबकि 40% में आपका 3 सेल्ड पोलन ग्रेन रिलीज होता है। तो यहाँ पे जो आपकी जनरेटिव सेल है वो माइटोसिस करके 2 अमीबॉइड जनरेटिव सेल भी, स्पोर ने आपके गैमीट बनाए, आपके 2 सेल बनाए, गैमीट नहीं बनाए अभी। गैमीट जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल में जनरेटिव सेल बनाती हैं, ठीक है।
तो जनरेटिव सेल अब दो गैमीट यहाँ पे बनाती हैं, दो अमीबॉइड नॉन मोटाइल मेल गैमीट बनते हैं जिन्हें हम स्पर्म सेल बोलते हैं। ठीक है, तो अगले डायग्राम आप देख सकते हो कि यहाँ पे लार्ज वेजिटेटिव सेल है और दो मेल गैमीट हैं, तो ये आपकी 3 सेल्ड पोलन ग्रेन वाली स्टेज है जो कि 40% आप रेस्ट 40% में आप देखने को मिल सकता है एंजियोस्पर्म में। फिर पोलन ग्रेन के बारे में बात करें तो यहाँ पे रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट इसको बोलते हैं, पोलन ग्रेन को रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट इसकी गैमेटोफिटिक स्टेज है। फिर इसके बाद यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो 20 से 50 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर है। अगले पेज पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एनसीईआरटी के डायग्राम्स देखने को मिलते हैं कि वैक्यूल बना, फिर वैक्यूल फ्यूज हुआ, एसिमेट्रिकल स्पिंडल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। अब हम बात करते हैं पोलन एनर्जी के बारे में। तो पोलन एनर्जी हो सकती है कैन कॉज ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, अस्थमा। किसकी वजह से हो सकती है? पार्थेनियम की वजह से हो सकती है, एमेरेंथस की वजह से हो सकती है और कीनोपोडियम की वजह से हो सकती है। पार्थेनियम के बारे में सर ने लिखा है कि केम टू इंडिया एज ए कंटामिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट, और कैरेट ग्रास जो है कांग्रेस ग्रास भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ ये आपकी आई थी। अब हम बात करते हैं पोलन नरिशमेंट की। तो पोलन जो है बहुत ज़्यादा रिच होते हैं न्यूट्रिशन में। पोलन टैबलेट और सिरप हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे इनके, और ये रेस हॉर्स में जो घोड़े होते हैं और एथलीट्स होते हैं उन्हें ऐसे सप्लीमेंट्स के तौर पे भी लेते हैं। पोलन प्रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो ये हमें स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस में, इसे क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं। पोलन वायबिलिटी के बारे में बात करें तो पीरियड जो होता है पोलन का जिसमें वो जर्मिनेट कर सकते हैं उसको पोलन वायबिलिटी बोलते हैं। 30 मिनट होता है सीरियल और ग्रासेस के लिए, जैसे कि पोएसी फैमिली हो गई आपकी, राइस, व्हीट, मीज एटसेट्रा। और कुछ मंथ्स से लेके कुछ सेवरल मंथ्स हो सकता है आपका रोजेसी फैमिली, लेगुमिनेसी फैमिली और फैबेसी फैमिली, लेगुमिनेसी को भी बोलते हैं, और सोलेनेसी के लिए। तो रोजेसी, फैबेसी और सोलेनेसी के लिए आपका मंथ्स हो सकता है, लेकिन पोएसी फैमिली के लिए ये 30 मिनट ही होता है। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं गाइनोशियम के बारे में। दूसरा हमारा एसेंशियल रोल, जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव रोल भी बोलते हैं, इसका नाम कार्पल, इसके एक इंडिविजुअल मेंबर को हम कार्पल बोलते हैं। अब अगर कार्पल एक है तो इसको मोनोकार्पलरी बोलेंगे, और कार्पल एक से ज़्यादा है तो मल्टी कार्पलरी होगी। और मल्टी कार्पलरी में भी दो कंडीशन हो सकती हैं आपकी, एपोकार्पस और सिनकार्पस, यानी कि फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड। तो अगर मोनोकार्पल की बारे में बात करें तो सिंगल कार्पल होगी एक फ्लावर में। ऐसे फ्लावर्स के एग्जांपल है मैंगो, कोकोनट और फैबेसी फैमिली। लेकिन मल्टी कार्पलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे मोर देन 1 कार्पल होंगी एक फ्लावर में। तो यहाँ पे एपोकार्पस का मतलब है सारी की सारी कार्पल फ्री हैं। इसका एग्जांपल है आपका लोटस, रोज, स्ट्रॉबेरी और मैकेलिया। लोटस, रोज, स्ट्रॉबेरी और मैकेलिया। सिनकार्पस में आपके एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कार्पल आपकी फ्यूज हैं। इसके एग्जाम्पल हैं पेपवीर, चाइना रोज, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। पेपवीर, चाइना रोज, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। ठीक है, अगर हम गाइनोशियम वाले पार्ट में आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा स्टिग्मा, जो कि आपका एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन के लिए। उसके बाद आपका स्टाइल देखने को मिलेगा जो कि स्टॉक है जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा और ओवरी को, जो कि पाथवे है पोलन के लिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ओवरी देखने को मिलेगी जो कि बेसल स्वोलन पार्ट है, और इसमें एक चैम्बर है जिसका नाम है लोक्यूल, और इसके पास प्लेसेंटा भी होता है जिसपे ओव्यूल्स लगे होते हैं, और इसको हम मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। अगर ओवरी के पास सिंगल ओव्यूल है तो इसके एग्जांपल हैं आपके मैंगो, कोकोनट, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, मेज, व्हीट, राइस। लेकिन अगर इसके पास एक से ज़्यादा ओव्यूल हैं तो इसके एग्जांपल हैं आपके वाटरमेलन, ऑर्किड, ओरोब्रेंकिया, स्ट्रिगा ओरोब्रेंकिया। ठीक है, तो स्ट्रिगा ओरोब्रेंकिया ये आपका पैरासिटिक होता है। और इसके अलावा फाइकस। तो ये आपके एग्जांपल हैं बहुत सारे, जब आपके मैनी ओव्यूल्स हैं तो इसके एग्जांपल हैं आपके, एक बार फिर से बोलता हूँ, मैनी ओव्यूल्स में फाइकस, वाटरमेलन, ऑर्किड और स्ट्रिगा ओरोब्रेंकिया जो कि पैरासाइट है। सिंगल ओव्यूल में मैंगो, कोकोनट, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। इसके अलावा आपकी पोएसी फैमिली जो कि है आपके राइस, व्हीट और मेज। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डायग्राम देखने को मिलता है पेपवीर का और इसके अलावा मैकेलिया का। अब हम बात करते हैं एंट्रोपस ओव्यूल क्या होता है। तो एंट्रोपस ओव्यूल का मतलब होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, इसका मतलब होता है इन्वर्टेड ओव्यूल, यानी कि 180 डिग्री रोटेटेड। ठीक है, तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ऑर्थोट्रोपस जो होता है वो रोटेटेड नहीं है, लेकिन अगर 180 डिग्री रोटेट कर दिया तो उसको एनाट्रोपस बोलते हैं। तो एनाट्रोपस ओव्यूल में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम आपको देखने को मिलती है। आपको एक फ्यूनिकल वाला पार्ट देखने को मिलता है, और जो कॉमन
जो आपका पार्ट है उसको हम हाइलम बोलते हैं। हाइलम स्कार और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे न्यूसेलस जो कि मेन बॉडी है वो देखने को मिल जाती है। इसमें आपका रिजर्व फूड होता है न्यूसेलस में। यहाँ पे नीचे वाला जो एंड है उसको अपने चलाजल एंड बोलते हैं। ऊपर ओपनिंग एपेक्स वाला पॉइंट जो है उसको माइक्रोपाइलर वाला एंड बोलते हैं। इसके अलावा आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट ही भी देख सकते हो जो बाद में सीड कोड बनाते हैं। और आपको न्यूसेलस में अंदर यहाँ पे आपको एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है जो कि बाद में बनता है। और जो एम्ब्रियो सैक है ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड वाली स्टेज है। तो ये हम पूरा एक ओव्यूल को अच्छे से देख रहे हैं। तो गाइनोसियम में हमें भी दो फिर से आपको आपको स्टेज प्रोसेस देखनी है। एक है मेगा स्पोरोजेनेसिस और एक है मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपका स्पोर बनेगा और फिर स्पोर जो है वो गैमीट बनाएगा। तो सब मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल जो कि 2n है मियोसिस से बनाएंगी। और मेगा गैमेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट यानी कि एग फ्रॉम द मेगा स्पोर। अब मेगा स्पोर माइटोसिस से आपका एग बनाएंगी। तो हम सबसे पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस को देखते हैं। तो होगा यहाँ पे क्या, मेगा स्पोर कैसे बनेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूसेलस है, आपका आउटर इंटेगुमेंट इनर इंटेगुमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। न्यूसेलस के बाहर होता है आउटर इंटेगुमेंट और ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एमएमसी देखने को मिल रही है। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल ये 2n नंबर की हैं, ये मियोसिस करेंगी और यहाँ पे आपके फिर से आपके 4 सेल बनेंगे जिनमें से 3 आपके जो आपके माइक्रोपाइलर एंड पे हैं वो आपके डिजनरेट कर जाएंगे। 3 सेल्स जो माइक्रोपाइलर एंड पे है वो डिजनरेट कर जाएंगे और एक जो चलाजल वाला है जो कि फंक्शनल है वो आपके एम्ब्रियो सैक का निर्माण करेगा। अब क्योंकि एक ने निर्माण किया है इसीलिए उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। अब हम बात करते हैं गाइनोशियम में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शनल मेगा स्पोर है, उसने आपका फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस करेगा। फ्री न्यूक्लियर यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहला डिवीजन हुआ, फिर उसके बाद 2 बने, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन आई, फिर सेकेंड जनरेशन में 4 5 6 7 डिवीज़न हुए। फिर थर्ड जनरेशन में आपको टोटल देखने को मिलेंगी 3 जनरेशन, 3 माइटोटिक जनरेशन देखने को मिलेंगी और 7 फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस हुए। और जब 7 फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस हुए तब आपकी 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज देखने को मिलती है फिर उसके बाद आपका इसके अंदर सेल्स बनते हैं। तो 3 तो आपके चलाजल एंड की तरफ बनते हैं, आपके 3 एंटीपोडल सेल बनते हैं। बीच में एक आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई वाला एक लार्ज सेंट्रल सेल बनता है जिसकी प्लॉइडी n+n है और पोलर न्यूक्लियाई आपके दोनों nn हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 सिनर्जिड और एक एग सेल देखने को मिलता है और इन दोनों को मिला के हम एग एपरेटस बोलते हैं, 2 सिनर्जिड और एक एग सेल को। और यहाँ पे आपको फिलीफॉर्म एपरेटस भी देखने को मिलता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है ये सब। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आगे जब होगा क्या कि जब फ्यूचर में एंटीपोडल सेल तो डिजनरेट कर जाते हैं। जो आपका सेंट्रल सेल है वो फॉर्म करेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, तो सेंट्रल सेल अभी n+n है लेकिन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो आपका फिर क्या हो जाएगा, फ्यूजन के बाद 3n हो जाएगा। पोलर न्यूक्लियाई प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दे फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। जब फर्टिलाइजेशन से पहले ही अभी जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो nn है, फर्टिलाइजेशन से पहले ही जो आपका सेंट्रल सेल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद 3n होगा क्योंकि मेल गैमेट भी आ जाएगा तब वो 3n होगा, लेकिन ये आपका पहले ही 2n हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। फिर आपका एग सेल जाइगोट बनाएगा। सिनर्जिड आपके जो हैं इनमें से एक सिनर्जिड जो है वो डिजनरेट कर जाएगा, वो अट्रैक्ट करेगा पोलन ट्यूब को और जो साइट ऑफ एंट्री होगा वही पोलन ट्यूब की से एक सिनर्जिड। और सिनर्जिड जो है फिलीफॉर्म एपरेटस, इसके पास सिनर्जिड के पास फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं जो कि गाइड करते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। तो अगर गाइड करेंगे पोलन ट्यूब की एंट्री को तो फिलीफॉर्म एपरेटस आएगा, लेकिन साइट ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब के बारे में बात होगी तो यहाँ पे आपका सिनर्जिड आएगा जो कि डिजनरेट कर जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पे सेल अरेंजमेंट और न्यूक्लियाई की, तो एग एपरेटस हम बोलते हैं 3 सेल को मिला के, यानी कि यहाँ पे 2 आपके सिनर्जिड और एक एग सेल को मिला के, तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। एम्ब्रियो सैक में टोटल 7 सेल हैं, 3 एंटीपोडल, एक सेंट्रल सेल और 3 एग एपरेटस। ठीक है, यानी कि एक एग एपरेटस इसमें 3 है, तो यहाँ पे टोटल 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हम पॉलिनेशन के ऊपर।
पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का पहुंचाना ही आपका पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन आपका जो है वो आपका ऑटोगेमी हो सकती है, आपकी गाइटोनोगेमी हो सकती है, आपकी जीनोगेमी हो सकती है। ऑटोगेमी का मतलब होता है फ्लावर सेम रहेगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएंगे और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा। ऐसा फ्लावर जिसमें ही मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन है वो आपका ऑटोगेमी कर सकता है। गाइटोनोगेमी में प्लांट तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएंगे। लेकिन फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। फंक्शनल एलोगेमी और जेनेटिकली ऑटोगेमी। तो यहाँ पे भी आपका सेम प्लांट है लेकिन डिफरेंट फ्लावर है। तो ये आपका कौन कौन कर सकता है, ये आपका सेम ही प्लांट है, यानी कि ये आपका मोनोशियस प्लांट करेगा, ठीक है, और बाइसेक्सुअल प्लांट भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं जीनोगेमी के बारे में। तो जीनोगेमी में क्या होगा आपका कि डिफरेंट फ्लावर होगा, प्लांट भी डिफरेंट होगा। इसे ट्रू और क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, इसे एलोगेमी बोलेंगे, और यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोगेमी में आपको डायग्रामेटिकली दिखा के रखा है कि ऑटोगेमी, गाइटोनोगेमी और जीनोगेमी में कैसे हो सकता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है आपका, आप जीनोगेमी में देखो तो जीनोगेमी कैसे कैसे हो सकती है। एक डायोसियस फ्लावर है, यानी कि एक पेड़ पे सिर्फ मेल फ्लावर, एक पेड़ पे सिर्फ फीमेल फ्लावर सबसे नीचे, तो वहाँ पे आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। अगर आपका मोनोशियस प्लांट है, यानी एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, लेकिन एक फ्लावर यूनिसेक्सुअली है, तो ऐसे केस में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर बाइसेक्सुअल है, यानी कि एक ही फ्लावर में है लेकिन दो अलग अलग प्लांट हैं, मतलब दो अलग अलग प्लांट हैं अगर, तो चाहे वो बाइसेक्सुअल कंडीशन हो, चाहे मोनोशियस हो, चाहे डायसिस हो, सारी प्रोबेबिलिटी बनती हैं। लेकिन अब हम अलग अलग यहाँ पे फिर से आते हैं दो अलग अलग प्लांट में, गाइटोनोगेमी में, ठीक है। यहाँ पे हमने एक चीज़ देखना, हमने यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट लिए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक ही प्लांट ले रहे हैं गाइटोनोगेमी में। लेकिन यहाँ पे फ्लावर देखो, अगर यहाँ पे ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि बाइसेक्सुअल हो और ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि यूनिसेक्सुअल हो, ठीक है। तो अगर एक ही मोनोशियस वाली बात करते हैं यहाँ पे, तो गाइटोनोगेमी में यहाँ पे एक मोनोशियस बनाया है नीचे वाला, यानी कि एक ही प्लांट पे मेल और फ्लावर दोनों है पर वो यूनिसेक्सुअल है। तो यहाँ पे भी एक ही प्लांट पे दोनों कर सकते हैं, एक मेल है एक फीमेल है। और दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है बाइसेक्सुअल का, तो ऑल दो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है पर एक से ज़्यादा बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना एक ही प्लांट पे, तो वो भी गाइटोनोगेमी कर सकते हैं। लेकिन एलोगेमी आपकी तब होगी जब आपका एक ही प्लांट होगा और सारे के सारे इस पर बाइसेक्सुअल होंगे, और उसमें एक प्रोबेबिलिटी गाइटोनोगेमी की भी बनती है, लेकिन उसी में सिर्फ ऑटोगेमी की ही प्रोबेबिलिटी उसी में बनती है सिर्फ, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मेथड्स जो कि आपके सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं और इनको इनब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोक्लिनी। तो यहाँ मोनोक्लिनी का मतलब है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को बनाना। इसका एग्जाम्पल है कैथरेंथस और हिबिस्कस। होमोगेमी का मतलब है मेल और फीमेल का सेम टाइम पे मैच्योर होना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। इसका एग्जाम्पल है मिराबिलस। फिर हम बात करते हैं क्लेस्टोगेमस फ्लावर। क्लेस्टोगेमस फ्लावर वो होते हैं जो आपके कभी ओपन नहीं होते, वो हमेशा बंद होते हैं। इसके एग्जांपल है वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, ठीक है। यहाँ पे एस्ट्रॉइड, यहाँ पे सीड पक्का ही आएगा, इवन यहाँ पे कोई भी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एब्सेंस होगा तब भी, यहाँ पे हमेशा ऑटोगेमी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करती हैं। इसका एग्जांपल है डाइक्ली, इसमें है आपका आता है डाइक्लिनी, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर का बनना, जैसे कि मोनोसियस और डायोसियस कंडीशन। ये दोनों ही देखो, मोनोसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट होते हैं। डायोसियस प्लांट वो प्लांट होगा जिसमें एक पेड़ पे एक ही टाइप के मेल फ्लावर ही होंगे सारे के सारे, दूसरे पे सिर्फ फीमेल फ्लावर ही होंगे, तो डायोसियस। लेकिन मोनोसियस में फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, लेकिन एक ही प्लांट पे दोनों तरह के हैं। फिर डाइकोगेमी में क्या होगा आपका कि मेल और फीमेल जो है वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे, तो अपने ही फ्लावर में पॉलिनेशन करने से भी कुछ नहीं होना। फिर इसके अलावा हर्कोगेमी में क्या होगा, फिजिकल बैरियर मेल और फीमेल के बीच में बनाया जाता है, यानी कि जो आपका एंथर है वो बहुत छोटे हैं और आपका स्टिग्मा जो है वो बहुत ऊपर है। तो ऐसे केस में एंथर से पोलन ग्रेन वहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है आपका कैलोट्रोपिस, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद आपके आउटब्रीडिंग डिवाइस में है चेस्मोग्रामस फ्रोमस। इसके भी एग्जांपल वायोला, एक्जेलिस और कॉमेलिना है। तो ये इनकी दूसरी एक तरह की स्पीसी है जो आपकी क्लेस्टोगेमस में है, और इन्हीं की दूसरी तरह की स्पीसी चेस्मोगेमस में भी है।
फिर इसके अलावा पांचवा आउटब्रीडिंग डिवाइस यहाँ पे देखने को मिलेगा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि जेनेटिक यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो स्टॉप किया जाएगा फ्रॉम जर्मिनेटिंग और एलोंगेटिंग ट्यूब, यानी कि जेनेटिक लेवल पे है। अगर अपने स्पेसी का पोलिनेशन आ भी गया, अपने ही फ्लावर का, स्पेसी का नहीं, अपने ही फ्लावर का, क्योंकि सेम ही स्पेसी में अलग अलग जेनेटिक वेरिएशन दूसरे प्लांट का, स्पेसी तो ऑब्वियसली सेम ही होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो, लेकिन अपने ही फ्लावर का अगर पोलिनेशन आ गया तो वहाँ पे वो पहचान लेगा और उसको आगे नहीं इनकम्पेटेबल ठहरा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं। आगे कुछ एनसीईआरटी की लाइन है जो कि हम ऊपर कवर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम एबायोटिक फैक्टर जो कि विंड है इसके बारे में बात करते हैं, और इसको हम बोलते हैं एनीमोफिली। एनीमोफिली विंड जो है वो कॉमन है। एबायोटिक अगर फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो सबसे कॉमन जो है वो आपका विंड है, लेकिन आपके पॉलिनेशन में आपके एबायोटिक जो है वो लेस कॉमन है और बायोटिक आपके मोर कॉमन है, लेकिन एबायोटिक में भी मोर कॉमन आपका विंड है। तो यहाँ पे स्मॉल फ्लावर जो है, छोटे छोटे फ्लावर जो हैं वो पैक्ड होंगे इन्फ्लोरेसेंस में। फ्लावर यहाँ पे कलरलेस होंगे, नेक्टरलेस होंगे और कोई फ्रेगनेंस नहीं होगी। वो वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होगा उनका और वर्सेटाइल एंथर होगा। पोलन ग्रेन जो होंगे वो लाइट वेट होंगे और नॉन स्टिकी होंगे, और लार्ज और फेदरी स्टिग्मा होगा जैसे कि टेसल्स और कॉर्न में देखने को मिलता है। ईच ओवरी जो है उसके पास एक ही ओव्यूल होगा। तो यहाँ पे इसके एग्जांपल है वीट, शुगरकेन, बेम्बू, कोकोनट, मेज। तो यहाँ पे हमने देखा कि विंड से पॉलिनेट होने वाले जो हैं इनके स्मॉल फ्लावर होगा, इन्फ्लोरेसेंस में पैक होगा, फ्लावर कलरलेस होगा, नेक्टरलेस होगा, नॉन फ्रेगनेंट होगा, वेल एक्सपोज स्टेमन होगा, वर्सिटाइल एंथर होगा। इसके अलावा पोलन ग्रेन लाइट वेट और नॉन स्टिकी होंगे, और इनका जो स्टिग्मा होगा, स्टिग्मा स्टाइल नहीं स्टिग्मा, वो लार्ज और फेदरी होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले एजेंट जिसका नाम है वाटर। तो वाटर जो है वो लिमिटेड है सिर्फ 30 जेनेरा ऑफ मोनोकोट्स में। ठीक है, इसको हाइड्रोफिली बोलते हैं और ये प्लूरल है। जेनेरा मतलब जीनस का प्लूरल। ठीक है, सारे एक्वेटिक प्लांट भी इसे शो नहीं करते वाटर वाले को, जैसे कि लोटस है, वाटर लिली है, कार्निया है, ये आपका विंड से पॉलिनेट होना पसंद करेंगे, इंसेक्ट से पॉलिनेट होना पसंद करेंगे, लेकिन वाटर से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पेडिसल होगी, लॉन्ग और कॉइल्ड, एक ओवर स्टॉक होती है। ठीक है, पेडिसल यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा पोलन ग्रेन जो है वो कवर्ड होंगी म्यूसिलेजिनस शीट से, ताकि वो वेट ना गीले ना हो जाए इसीलिए। और यहाँ पे 2 टाइप की देखने को मिलेगी, एक एपीहाइड्रोफिली और एक आपको हाइपोहाइड्रोफिली। तो एपीहाइड्रोफिली में क्या होगा, ऊपर, एपी का मतलब होता है ऊपर, तो अकर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, पानी की सरफेस पे होगी। तो इसके एग्जाम्पल है आपका हाइड्रिला और वेलिसनेरिया। तो यहाँ पे टैप ग्रास यानी कि रिवन ग्रास यानी कि फ्रेश वाटर होंगे और ये डायोशियस होंगे। ठीक है, लेकिन हाइड्रोपिली में पानी के अंदर ही कराना है, पानी के अंदर ही कराना है, तो यहाँ पे ये मोनोशियस होंगे। इसके एग्जांपल हैं आपके जूस्टेरा, सी ग्रास और मेरीन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अकर होगा बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सरफेस के नीचे है, तो ये मोनोशियस है। इसके एग्जाम्पल है जूस्टेरा, सी ग्रास, मेरीन वाटर। ठीक है, और अगर आपके पानी की सरफेस के ऊपर है तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रिला और वेलिसनेरिया। ठीक है, एपीहाइड्रोफिली का एग्जांपल है हाइड्रिला और वेलिसनेरिया, और हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल है जोस्टेरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जांपल, हम डायग्राम्स देख रहे हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में। अब हम बात करते हैं बायोटिक एजेंट के बारे में। तो लिविंग एजेंट करते हैं, मोस्ट कॉमन यहाँ पे आपके इंसेक्ट हैं जिसे एंटोमोफिली बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हनी बी, हनी बी भी एक इंसेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे जैकगो लिजार्ड, ये भी आपके फ्लेक्स प्लांट पे करती हैं पॉलिनेशन। इसके अलावा लेम्यूर जो है वो भी आपका ट्रेवलर रेवेनाला, ये ट्रेवलर ट्री, इसका पॉलिनेशन करता है। इंसेक्ट पॉलिनेटर फ्लावर के बारे में बात करते हैं अब हम। तो इस इंसेक्ट पॉलिनेटर फ्लावर जो होंगे वो यूजली बड़े बड़े होंगे, स्मॉल पैक्ड होंगे इन्फ्लोरेसेंस में, कलरफुल होंगे, नेक्टर होगा इनके पास, फ्रेगनेंट होगी। ठीक है, लेकिन अगर मॉथ बीटल के बारे में बात आ जाए, इन्हें अट्रैक्ट करना है, मॉथ और बीटल, और तो बोड़ा के ये भी हैं इंसेक्ट के अलावा, तो ये आपके फॉल ऑर्डर, बहुत ज़्यादा इनकी स्मेल बहुत गंदी होगी। ठीक है, और कुछ समटाइम बैट के लिए भी फॉल ऑर्डर ही होगी, और स्टिकी पोलन ग्रेन्स होंगे इनके। ठीक है, जबकि नॉन स्टिकी आपके एयर वाले में थे, यहाँ पे स्टिकी होंगे ड्यू टू पोलन किट, और पोलन किट भी टेपिटम ही बनाता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे डायग्राम्स देख लेते हैं बायोटिक में आपके हनी बी, लेम्यूर और लिजार्ड के।
एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में हमने देखा कि यहाँ पे बायोटिक वाले एजेंट में होता क्या है, बेनिफिट होता है इंसेक्ट को भी, ठीक है। बेनिफिट जब होता है तो यहाँ पे हमें नेक्टर मिलेगा, पोलन, ठीक है, एंड पोलन जो है वो मिलेंगे खाने के लिए। इसके अलावा सेफ स्पेस बनेगा एग ले करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट आपके एमॉर्फोफाइलस एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे इंसेक्ट आपके एमॉर्फोफाइलस वाले प्लांट में दे सकते हैं। इसके अलावा फिग और फिग वास्प का रिलेशन हमें देखने को मिलता है। यूका प्लांट और यूका मॉथ का हमें यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिलता है। लेकिन अगर नेक्टर रोवर के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्यून क्यून बी है आपकी, ठीक है, जिसका नाम है बॉम्बस एफिनस। ये क्या करती है, स्टील नेक्टर बाई पंचरिंग द स्पर ऑफ द एक्यूलेगा बट डज नॉट पॉलिनेट इट। तो ये एक आपका एक्यूलेगा प्लांट है, वहाँ पे क्या करेगी, पीछे से उसके पीछे की तरफ आपके नेक्टर होता है, तो उसको पंचर करके वहाँ से आपका नेक्टर चुरा लेगी। तो इसको हम नेक्टर रोवर बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे डायग्राम्स देख सकते हैं, फिग और फिग वास्प का, यूका और यूकामोथ का, एमॉर्फोफाइलस का, और ये एक्वालेगा वाले का, कि यहाँ पे इसने इसको स्पर को पंचर किया है, ठीक है। बैट का देख सकते हैं, स्नेल देख सकते हैं, ह्यूमिंग बर्ड देख सकते हैं, आंट देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करनी है पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस के बारे में। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक डायनेमिक है, यहाँ पे लिखा है कि कंटिन्यूस केमिकल डायलॉग होगा starting from the landing of the pollen grain on the stigma till the entry of the pollen tube into the ovule या embryo sac, ठीक है। तो वहाँ तक लगातार एक कंटिन्यूस केमिकल डायलॉग की चलेगा, जब वो लैंड करेगा स्टिग्मा से तब से लेके जब वो एंट्री करेगा पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में तब तक, ठीक है, ठीक है। अब हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे होगा सबसे पहले कंपैटिबिलिटी चेक होगा। सबसे पहले देखी जाएगी स्पीसी सेम है कि नहीं, और उसके बाद देखा जाएगा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अगर स्पीसी सेम है तो कहीं सेम फ्लावर तो नहीं है। फिर उसके बाद पोलन ट्यूब ग्रो करेगी। तो 60% एंजियोस्पर्म में हमें पता है कि पोलन ट्यूब जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस इज फॉलोड बाई द जनरेटिव सेल, ठीक है। लेकिन 40% में ट्यूब न्यूक्लियस इज फॉलोड बाई द टू गैमीट, क्योंकि 60% में आपके गैमीट तब नहीं बने होते हैं और 40% में गैमीट बने होते हैं। तो ट्यूब न्यूक्लियस 40% में तो दो गैमीट को फॉलो करेगी, लेकिन 60% में आपकी जनरेटिव सेल को फॉलो करेगी। तो पोलन ट्यूब जो है वो ग्रोथ होगी, इसको कीमोट्रॉपिक बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू केमिकल। तो ये एंड एपिकल, ठीक है, ग्रोथ बाय द टिप, एपिकल होगी क्योंकि ग्रोथ बाय द टिप हो रही है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी ट्यूब की जो आउटर लेयर है वो एंटाइन है, ठीक है, आपकी एंटाइन वाली लेयर ही आपकी पोलन ट्यूब बनाएगी। इसके अलावा आपको देखने को मिल रहे हैं एक ट्यूब न्यूक्लियस, और ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे है आपके मेल गैमीट। ट्यूब, अब लाइन पढ़ना, ट्यूब न्यूक्लियस इज फॉलोड बाई द टू, यानी कि दो मेल गैमीट फॉलो कर रहे हैं ट्यूब न्यूक्लियस को, या जनरेटिव सेल फॉलो कर रहा है ट्यूब न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस आगे आगे और मेल गैमीट पीछे पीछे। क्यों? क्योंकि ट्यूब न्यूक्लियस में आपका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है जो कि न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एंट्री होगी पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक इज ऑलवेज फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस ऑफ द डीजनरेटिंग सिनर्जिट, ठीक है, हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही होगी। अब डिस्चार्ज कर देगा ऑल द कंटेंट इनटू द सिनर्जिट, वन मेल गैमीट सेंड टू द एग एंड अदर इज सेंड टू द सेंट्रल सेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक तो यहाँ पे सिनगेमी होगी, एक तरफ ट्रिपल फ्यूजन होगा। सिनगेमी में एग जो होगा वो एक गैमीट के साथ मिलकर जाइगोट बनाएगा, यहाँ पे जनरेटिव फर्टिलाइजेशन इसको बोलेंगे। और यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा कि दो पोलर न्यूक्लियाई जो थे आपके, दो सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस एक सेकेंड गैमीट जो है आपका, वो फ्यूज होंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी, अब यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रायर टू फर्टिलाइजेशन ही बन गया है, फिर वो सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस ये वाला गैमेट मिलके आपका प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाएगा। और वो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जिस सेल के अंदर होगा उसको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलेंगे। तो ये आपका 3M, तो ये आपका बाद में बना है, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रायर टू फर्टिलाइजेशन ही बन गया था और उससे पहले ये N+N वाली कंडीशन में था, ठीक है। तो इसको हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब ऐसा डबल फर्टिलाइजेशन, एक वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, एक जनरेटिव फर्टिलाइजेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में यूनिक कैरेक्टर है। अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोस्पर्म के बारे में, किस तरह से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है।
तो हम पढ़ते हैं अब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे लिखा है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस होगी उससे पहले आपको एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन एम्ब्रियो के लिए होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी बनता रहेगा, लेकिन पहले एम्ब्रियोस्पर्म डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो एंजियोस्पर्म में यूजुअली एंडोस्पर्म जो होता है वो 3N का होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन से बनता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ये हैप्लॉइड होता है एंडोस्पर्म, और ये प्री फर्टिलाइजेशन से पहले ही बनता है। एंडोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इज ऑन्टोजेनिकली यानी कि डेवलपमेंटिकली सिमिलर टू द एम्ब्रियो सैक ऑफ द एंजियोस्पर्म, यानी कि डेवलपमेंटली तो ये आपका सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे आपकी हैप्लॉइड ही अलग है इसकी। ठीक है, स्टोनी एंडोस्पर्म की अगर बात करें तो इसके एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा डेट पाम और बीटल नट, यानी कि डेट पाम में आपका एग्जांपल है फिनॉक्सिस डेक्टिफेरा और बीटल नट में आपका है एरिका कैटिचू। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंडोस्पर्म के टाइप की। तो यहाँ पे आपको फ्री न्यूक्लियर देखने को मिलता है, सेलुलर देखने को मिल सकता है। फ्री न्यूक्लियर में आपका एग्जांपल है कोकोनट वाटर, जिसमें लिक्विड एंडोस्पर्म है। तो ये मोस्ट कॉमन है। कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे होती है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर देखने को मिलेंगे, मल्टी न्यूक्लियोटाइड स्टेज देखने को मिलेगी, लेकिन सेलुलर वाले में सेलवम फॉर्मेशन हो जाएगा, और वाइट पार्ट जो कोकोनट का है, वाइट एडिबल पार्ट, वो एंडोस्पर्म ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म में। फिर हम बात करते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट में एम्ब्रियोजेनेसिस की। तो डाइकोट में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड है, तो यहाँ पे जाइगोट बन चुका है। ठीक है, जाइगोट वाले में जो आपका माइटोसिस होगी उसके बाद एक एम्ब्रियोनल सेल बनेगा, एक सस्पेंसर सेल बनेगा। ये सस्पेंसर सेल आपका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप प्रो एम्ब्रियो बनेगा, जिसे ऑक्टेंट एम्ब्रियो भी बोलेंगे, और इसके अलावा 6 से 10 सस्पेंसर सेल बनेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका प्रो एम्ब्रियो जो ऊपर आपको दिखाया है, जिसको ऑक्टेंट एम्ब्रियो बनेगा, ये आपका ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाएगा। ग्लोब्यूलर आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाएगा, और हार्ट शेप एम्ब्रियो आपका एक टिपिकल एम्ब्रियो बनाएगा। अब यहाँ पे टिपिकल जब आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 वर्जन देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलेगा एपिकोटाइल, और एक आपको देखने को मिलेगा हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल के नीचे आपको देखने को मिलेगा रेडिकल, और एपिकोटाइल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा प्लूम्यूल, और साइड में आपको देखने को मिलेंगे 2 कॉटिलिडन्स। यहाँ पे एनसीईआरटी के आप डायग्राम देख सकते हो कि नीचे आपका चलाजल एंड है, ऊपर आपका माइक्रोपाइलर एंड है। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही आपको सस्पेंसर सेल देखने को मिल रहे हैं, और नीचे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर आपको 2 कॉटिलिडन, प्लूम्यूल, रेडिकल वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो वो अभी ये जो 2 पार्ट हैं इन्हीं को पकड़ के अगर ऐसे खींच दें तो यहाँ पे आपको हाइपोकोटाइल देखने को मिलेगा, ऊपर एपिकोटाइल देखने को मिलेगा, एपिकोटाइल के ऊपर प्लूम्यूल, हाइपोकोटाइल के नीचे रेडिकल, और इधर साइड में 2 कॉटिलिडन। ठीक है, तो अब एम्ब्रियो में मोनोकॉट में बारे में बात करते हैं। तो इनिशियल डेवलपमेंट जो होता है वो सेम होता है जैसे डाइकोट में होता है, पर यहाँ पे ये कंज्यूम नहीं करते हैं एंडोस्पर्म को कम्प्लीटली, इसीलिए इनके पास इन्हें एंडोस्पर्मिक बोलते हैं, और इनके पास एक ही कॉटिलिडन होता है। ठीक है, जिसको हम स्क्यूटेलम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक मेज़ का डायग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ प्लूम्यूल देखा रखा है, और प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल है, और नीचे रेडिकल है, रेडिकल के नीचे कोलियोराइजा है। यहाँ पे एक एपीब्लास्ट है, जो कि आपका सेकंड, जो डाइकोट के बाद मोनोकोट आए ना, तो ये मोर एडवांस है। तो जो आपका एक कॉटिलिडन है उसी का रिड्यूस्ड या फिर रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन एपीब्लास्ट है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एक आपका जो कॉटिलिडन है वो स्क्यूटेलम आपको देखने को मिलता है। आप एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मेज़ वाले को अगर हम ठीक से देखें तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमें देखने को मिलेगी पेरिकार्प, और सीड कोट जो है वो फ्यूज़ हो जाएंगी। उसके अंदर आपको एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है जो कि 3N है, और यहाँ पे इसके अंदर आपको एल्लोन रेल देखने को मिलेगी जो कि 3N है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्क्यूटेलम भी देखने को मिलेगा, लार्ज शीट शेल्ड कॉटिलिडन, और यहाँ पे आपको वही सारे स्ट्रक्चर, ये प्लूम्यूल के ऊपर कोलोप्टेल और रेडिकल के नीचे कोलियोराइजा। ये डायग्राम आपको समझ आना चाहिए। फिर इसके बाद हम अब यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, हम एम्ब्रियो के बारे में बात कर रहे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। अब हम बात करेंगे सीड के बारे में। तो सीड जो होता है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। सीड की वायबिलिटी के बारे में बात करें, इससे पहले हमने पोलन वायबिलिटी के बारे में बात करी थी, हम सीड वायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीड वायबिलिटी मतलब होता है पीरियड जिसमें सीड की एबिलिटी है कि वो जर्मिनेट कर सकता है। तो डोरमेंट सीड का मतलब होता है 10 से 15% मॉइस्चर रहना चाहिए बाई मास। ठीक है, तो एक सीड है जिसका नाम है आर्कटिक लुपाइनस, यानी कि लुपाइनस आर्कटिकस। तो ये जर्मिनेट किया 10,000 साल बाद भी।
तो इसकी जो आपकी सीड वाइबिलिटी हो गई वो 10,000 साल हो गई। और इसके अलावा सीड ऑफ डेट पाम यानी कि फिनॉक्सिस टेक्टिफेरा जो है ये आपका 2,000 साल बाद भी आपकी जर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी सीड डोरमेंसी यानी कि इतने टाइम तक की डोरमेंसी में रहा और उसके बाद जर्मिनेट कर गया। तो डेट पाम की 2,000 और आर्किटिक लिपाइनस 10,000। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रूट के बारे में। तो फ्रूट जो है ओवरी जो है वो डेवलप हो जाती है फ्रूट में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल जो है वो सीड में हो जाता है और ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। जो ओवरी की वॉल है वही डेवलप हो जाती है इनटू फ्रूट वॉल ऑफ फ्रूट वॉल में, जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं। तो जो पेरिकार्प है वो अगर आपकी 3 पार्ट में है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, तो इसको आप बोलोगे ट्रू फ्रूट। ठीक है, आई एम सॉरी, फ्लैशी वाले। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट के बारे में। बात करें तो यहाँ पे पेरिकार्ड जो है इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो इन्हें ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। तो ड्राई फ्रूट की एग्जांपल है ग्राउंड नट, मस्टर्ड, राइस, व्हीट, मेज, ये सब आपके ग्राउंड है। लेकिन अगर आपके 3 डिवाइड कर सकते हैं पेरिकार्प को, तो वो आपके ड्राई फ्रूट्स नहीं होंगे, वो आपके फ्लैशी फ्रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम फ्रूट के बारे में बात करते हैं कि एक कुछ फ्यू स्पीसीज हैं जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। इनमें क्या होता है कि थैलेमस ही आपका कंट्रीब्यूट करता है। तो ये आपके फॉल्स फ्रूट हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि थैलेमस से आपका अगर फ्रूट बन रहा है तो वो आपका फॉल्स फ्रूट है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट अलग है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के अगर बन जाता है वो पार्थेनोकार्पिक होता है। लेकिन ये फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक अलग अलग होता है। ठीक है, अब अगर मोस्ट फ्रूट जो डेवलप होते हैं वो आपके ओवरी से ही होते हैं, जिन्हें ट्रू फ्रूट बोलते हैं। सम फ्रूट जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाते हैं ना, पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं, जैसे कि बनाना इसका एग्जांपल है। पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर आप ऑक्सीजन भी लगाते हो। और एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस, तो ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं, हम ऑक्सीजन की एप्लीकेशन से लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। तो एपोमिक्सिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज आपका पार्थेनोकार्पी, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एसेक्सुअल प्रोसेस है, लेकिन जो मिमिक कर रही है, जो कॉपी कर रही है सेक्सुअल को, यानी कि यहाँ पे सीड बन जा रहा है भाई बिना आपकी फर्टिलाइजेशन के। तो यहाँ पे जो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है, कुछ फैमिली जैसे कि एस्ट्रेसी और ग्रासेस वाली फैमिली ही यहाँ पे दिखाती हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन, अभी यहाँ पे रिसर्च की बहुत ज़्यादा चल रही है, अभी सारी चीज़ें पता नहीं है, ये एक बहुत ही स्पेशल फीचर है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोन हाइब्रिड। अब यहाँ पे जो हम बिना बिना से एग्री, हमने बहुत मेहनत से हम कोई पर्टिकुलर ब्रीड बनाते हैं और फिर जब वो रिप्रोडक्शन करेगा सेक्सुअल तो वो सारे सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी प्रोसेस है कि हम बिना सेग्रीगेशन के यहाँ पे क्लोन बना सकते हैं, हाइब्रिड बना सकते हैं, हमारी जो भी पर्टिकुलर सीड है जिसमें सारे फंक्शंस हैं जो हमें चाहिए। जबकि पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सिंगल आपका सीड या ओव्यूल। एक ही ओव्यूल के अंदर अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो है तो उसको पॉली एम्ब्रियोनी बोलेंगे। जनरली नॉर्मल केस में क्या होता है कि एक ओव्यूल के अंदर एक एमएमसी, फिर वो उससे एक ही फंक्शनल मेगास्पोर, फिर एक एम्ब्रियो सैक, और एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एग, एक जाइगोट और एक एम्ब्रियो। लेकिन अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो आ जाए तो इसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ एपोमिक्सिस में। तो एपोमिक्सिस भी आपकी 2 तरह की होगी यहाँ पे, एक एडेंटिव और एक आपकी रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। तो एडेंटिव में इसका एग्जांपल है आपका सिट्रस और मैंगो। एडेंटिव में क्या होगा, जो आपके न्यूसेलस वाले हैं, आपको सीड बनाना है तो न्यूसेलस 2n है। ठीक है, तो न्यूसेलस ही आपका एम्ब्रियो बना देगा। ठीक है, तो एम्ब्रियो बाद में पुश कर दिया जाएगा एम्ब्रियो शेक में, तो इसको स्पोरोफिटिक बडिंग बोलते हैं। तो ये एडेंटिव वाली हो गई। जबकि रिकरेंट में क्या, रिकरेंट में मतलब बैक टू ऑरिजिन, ए मतलब विदाउट, एक एमओ मतलब फर्टिलाइजेशन, पर मतलब सीड। तो बिना फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे सीड बन रहा है, बिना मियोसिस के। यहाँ पे भी आपके या तो न्यूसेलस सेल या फिर आपके मेगास्पोर मदर सेल, ये दोनों 2n है। तो इन दोनों में से कोई भी आपका एम्ब्रियो सैक बना देगा, एम्ब्रियो सैक बना देगा, और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका एग बन जाएगा। एक बार एम्ब्रियो सैक बन गया तो फिर उसके बाद एग बन जाएगा। और एग जो है वो आपका पार्थेनोजेनेसिस एग पार्थेनोजेनेसिस से आपका एम्ब्रियो बना देगा। फ्रूट होता तो पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, पर यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका एम्ब्रियो, इन लोगों ने न्यूसेलस और एमएमसी ने इस बार एम्ब्रियो सैक बनाया, एम्ब्रियो सैक में एग बना और एग ने एम्ब्रियो बनाया,
पार्थेनोजेनेसिस है तो इसको बोलेंगे रिकरेंट एगोस्पर्मी। ठीक है, तो इसी को समझाते हुए आपका अगला पेज जो कि है वो इसी को समझा रहा है, सिर्फ रेफरेंस के लिए। और यहाँ पे आपका चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ख़त्म होता है।